बीजेपी और आप दोनों एक ही हैं, विस्तार से बताएं। नहीं, एक पता है। नहीं है। हाँ। मदर बॉडी एक, जहाँ से ओरिजिन है बेसिकली। एक कहावत है, पहले अंग्रेजी में बताता हूँ फिर उसका हिंदी अनुवाद। When you have to rule a majority for a longer period of time, you have to convince the majority that you have been compromised, sacrificed, harassed by a certain minority over the period of years, and only I can save you. अर्थात जब आपको बहुसंख्यक पर बहुत लंबे समय तक शासन करना है, तब आपको उस बहुसंख्यक को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपका शोषण, आपके ऊपर अत्याचार एक अल्पसंख्यक ने बहुत सालों से किए हैं, और सिर्फ मैं और मैं ही इससे आपको निजात दिला सकता हूँ। समझ आया? आ गया समझ? यही चल रहा है। यही हो रहा है कि नहीं? तो यही यूएस में भी यही हो रहा है। वहाँ अफ्रीकन, ब्लैक, अमेरिकन और वाइट की पॉलिटिक्स है, और ट्रम्प की पॉलिटिक्स भी यही है कि कालों ने वाइट अमेरिकन्स के ऊपर अत्याचार किया, उनकी नौकरियां खोली, उनका शोषण किया, और सिर्फ अब वाइट का जो लीडर है जो कि ट्रम्प, वही आपको उससे निजात दिला सकता है। और उस रेस में उन काले जो अमेरिकन्स हैं, ब्लैक अमेरिकन्स हैं, उनके वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे माइनॉरिटीज के साथ यहाँ हो रहा है कि उनके वोटिंग राइट्स ही नहीं रहेंगे। यही चीज़ें जर्मनी में एंजेला मर्केल के टाइम पे हुई थी, यही चाइना में है, ये अब इंडिया में भी आ चुका है। तो मतलब मेजॉरिटी ने फैसला करना है, तो मेजॉरिटी को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम डरो माइनॉरिटीज़ से, माइनॉरिटीज़ ने तुम्हारे ऊपर ये किया इतने सालों तक, और सिर्फ मैं और मैं ही उससे निजात दिलाऊंगा। इस थ्योरी को प्रमोट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो सामने से प्रचार कर रही हैं और पीछे से। आम आदमी जो है वो बीजेपी के साथ किसी भी तरह से पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन उसके एक्शंस को जब मॉनिटर करोगे, किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र तक पहुंचने के लिए आपको उसका बेनिफिशियरी ढूंढना पड़ता है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। सामने से कभी नहीं पहचान पाओगे। आप ये देखो कि उसके ये करने से, उसके कोई भी काम करने से फ़ायदा किसको हो रहा है। जब आप फ़ायदे को ढूंढ लोगे कि किसको फ़ायदा हो रहा है, तो मालिक पता लग जाएगा कौन है पीछे से। आम आदमी वही काम करती है, आम आदमी पार्टी, जिससे उनकी अपोजिशन के, बीजेपी की अपोजिशंस के वोट को डिवाइड करा जा सके। आरएसएस 20 साल 50 साल आगे सोचती है, वो बीजेपी की तरह नहीं है। वो बीजेपी तो इतना ही सोचेगी 10 साल तक शासन कैसे करना है, वो ये सोचेगी अल्टरनेट कैसा और क्रिएट कर देना है जो वोट को डिवाइड कर दे, सामने वालों की वोट को डिवाइड कर दे, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है। तो उसका ये काम। तो सिर्फ इतने लिमिटेड में मत देखो, इससे कई चीज़ें होंगी। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल हटाया गया, किसानों का जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, बाद में जब नुकसान हुआ तो वापस करने लग गए। मालूम है आपको? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसका समर्थन कर दिया था। मतलब आप देखो ना, उनकी पॉलिसीज़ को सबसे पहले यस सर कौन करता है, तो वो ये मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। राज करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को पैदा कर दिया जाता है देश में जो इनडायरेक्टली आपके दुश्मन का रोल ले लें। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने वेल बॉटम देखी है? यहाँ से चौड़ी होती है जो पैंट, नीचे से लंबी। हाँ, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र इस जमाने में थी, पहनते थे पुरानी फिल्मों में, यहाँ पे है ना वेल बॉटम। फिर उस टाइम पे आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में जो कोट्स होते थे वो 3 पीस देखे होंगे। एक अंदर पहना हुआ है, फिर उसके एक बाहर कोट पहना हुआ है, यहाँ साइड में बटन है। फिर वो चले गए, फिर डबल ब्रेस्ट कोट आ गए, जिसमें कोट में यहाँ बटन्स होते थे और यहाँ बटन्स होते थे। देखे हैं वो? देखे? फिर वो फैशन में से चले गए। फिर दोबारा वो 3 पीस वाले आ गए। अब वो वाले 3 पीस वाले दोबारा चल रहे हैं, इसमें 3 पीस हैं और यहाँ सामने बटन है। अब वो डबल ब्रेस्ट वाले हट गए। ये चेंज हुआ। सबसे पहले 3 पीस वाला डिज़ाइन चल रहा था, फिर डबल ब्रेस्ट वाला डिज़ाइन आ गया, यहाँ बटन यहाँ बटन। फिर लोगों ने यहाँ बटन लगवाए, तो फिर कहा नहीं नहीं ये बटन निकालो, भी इधर बटन आ जाएंगे। फिर वो वापस उस पर पहनने लग गए। ये चेंज हुआ। ये क्या चेंज है? फैशन चेंज आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह वेल बॉटम आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखी होगी कि यहाँ नीचे से वो लहर रही है, पैंटों पहनी है।
पुराने हीरो ने। फिर ये 20 साल बाद वापस आ गई, आजकल ये फिर फैशन में वापस आ रही है। आई है ना, पहन रहे, हाँ पहन रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में पहन रहे हैं, दोबारा पहनने लग गए। ऐसा क्यों हुआ कि भाई जो चीज़ 50 साल पहले फैशन में थी वो चली गई, फिर 20 साल बाद आ गई, फिर चली गई, फिर दोबारा आ गई। वही कोट के साथ हुआ, वही पैंट के साथ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये फलाने फिल्म स्टार ने या इस एक्टर ने पहन ली थी तो उसको लोग फॉलो करने लग गए। लेकिन बहुत से लोग उस एक्टर या फिल्म स्टार को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो पहन रहे हैं, उसको देखते भी नहीं है क्योंकि वो ट्रेंड में है। 20 साल बाद जनरेशन चेंज हो जाती है, इंसान की पीढ़ी चेंज हो जाती है। आज बच्चा पैदा हुआ, 20 साल बाद वो 20 का हो गया, तो उसके भी वही ट्रेंड जागेंगे जो पहले थे। माइंडसेट उतना ही डेवलप हुआ है, उसके आगे डेवलप नहीं हुआ, वो पीछे जा रहा है। फिर वो वहाँ से शुरू कर रहा है जो पुराने लोगों की पसंद थी। आप लोगों ने देखा होगा, अब रेस्टोरेंट्स या कुछ जगहों पे रेट्रो लुक दे रहे हैं, वो पुराने टाइप का फ्रिज, पुराने टाइप के डिज़ाइन, उनको वापस ला रहे हैं। मतलब इतना मॉडर्न चले गए कि अब वो रिवाइव पुराने वाले को देख रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो एक लिमिट तक आगे सोच पाया इन लोगों का, उसके बाद उसको जब नया चाहिए था तो वो पुराने वाले को रिवाइव कर लिया उसने। इसीलिए वो चाहे पैंट में वेल बॉटम हो या कोट में वो डिज़ाइन हो। जो ह्यूमन साइकोलॉजीज़ हैं या जो इंसान की सोच, मानसिकता, विचारधारा, थिंकिंग, ये इवॉल्व करती है दुनिया में। आज जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये किसी डेवलप्ड कंट्री में कुछ साल पहले बात कर ली गई होगी। वो कंट्री सिर्फ हमारे से पैसे में या टेक्नोलॉजी में नहीं आगे हैं, वो इंसानी ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट में भी आगे हैं, दिमागी तौर पे। उन्होंने जो क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं या जो दिक्कतें सामाजिक तौर पे या बिजनेस के तौर पे या एज ए कंट्री के तौर पे आज हम फेस कर रहे हैं, वो उन्होंने कई साल पहले फेस कर ली, क्योंकि वो हर लेवल पे आगे। अब हिटलर का नाम सुना है आपने सबने? अब हिटलर की तानाशाही सोच थी, डिक्टेटरशिप रूल था, हम सब हिटलर का नाम जानते हैं। लेकिन उसी टाइम पर और भी तानाशाह मौजूद थे दुनिया में, जैसे मसलोनी, ये भी उसी टाइम पे मौजूद था और उतना ही डिक्टेटर था जितना हिटलर था, उससे कम नहीं था, लेकिन उसका नाम कम जानते। इसका मतलब ये कि जिस टाइम पे हिटलर का दौर था, उस टाइम पर तानाशाही का दौर था, जैसे वेल बॉटम का दौर, डबल ब्रेस्ट कोट का दौर, उसी तरह से सोच, मानसिकता, विचारधारा, थिंकिंग का भी दौर आता है। जब एक दौर था सेकुलरिज्म का, तब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था और अमेरिका में कौन था? बराक ओबामा। दोनों लीडर्स माइनॉरिटी से आते हैं। मनमोहन सिंह सिख कम्युनिटी से आता है जो माइनॉरिटी है इंडिया में, और बराक ओबामा ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था जो वहाँ पे माइनॉरिटी है। ठीक है, तो बहुसंख्यक किसी नहीं आ रहे थे। मतलब एक दौर है जिसमें ये कट्टरवाद, फासीवाद नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली थिंकिंग पीछे चल रही है। ठीक है, तब उस टाइम पे किसी भी धर्म या किसी भी एजेंडे को लेकर के चीज़ें नहीं चल रही। उस टाइम पे सेकुलरिज्म है, या आप कह लो कि एक दूसरे को गाली देने वाला दौर नहीं चल रहा कि भाई तेरा धर्म गलत है या मेरा धर्म सही है या सिर्फ मेरा ही सही है, ये दौर नहीं। तो जब ये दौर आया तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इसी तरह का प्रेसिडेंट यूएस में, इसी तरह का जर्मनी में, इसी तरह का फ्रांस में। कहने का ये मतलब है जब लोगों का दौर, लोगों की सोच ये ट्रैवल करती है। अब आईफोन लेते, एक एग्जांपल देता हूँ टेक्नोलॉजी की। 5 साल 6 साल पहले आईफोन जब लॉन्च होता था अमेरिका में, 6 साल पहले, तब इंडिया में 10 साल पहले लगा, और 8 साल पहले जब आईफोन लॉन्च हुआ कोई नया मॉडल उसका, तो वो इंडिया में साल बाद आता था, 1 साल बाद। अपने बंदे यहाँ से गए, वहाँ से लेके आ गए, वो अलग बात है, बट यहाँ बिकने के लिए नहीं आता था। ऐसा क्यों? क्या एप्पल कंपनी ये नहीं चाहती थी कि मैं इंडिया में भी अपना सामान बेचूं और उसके पैसे कमा लूं? उनको तो पैसा कमाने से मतलब है, उनका प्रोडक्ट है। फिर भी उन्होंने अपना प्रोडक्ट इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं बेचा। फिर कुछ साल बाद उन्होंने बेचना शुरू किया, तो जैसे
अमेरिका में अगर आज नया मॉडल आया है तो 6 महीने 8 महीने बाद इंडिया में नया मॉडल आया आईफोन का। फिर धीरे धीरे ये टाइम कम होता रहा, फिर कुछ साल बाद वो 6 महीने अमेरिका में आज लॉन्च हुआ है तो 6 महीने बाद इंडिया में हो गया, फिर कुछ साल बाद 3 महीने इंडिया में हो गया, फिर 2 महीने में हो गया, फिर 1 महीने में। तो ये टाइम का फ़र्क था कि कोई चीज़ वहाँ पहले लॉन्च हुई, यहाँ बाद में हुई। खरीदार तो यहाँ भी बहुत थे, आज की डेट में तो पूरी बराबर की सेल है इंडिया की भी। तो क्या स्टीव जॉब्स या एप्पल को ये नहीं लगता था कि भाई इंडिया में भी बेच के प्रॉफिट कमाना चाहिए? क्यों नहीं बेचा? टाइम क्यों डाला? क्योंकि हमारे लोगों का जो माइंडसेट है, जो मैंने आपको बताया, सोच, वो डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले वो खाली पैसे या उसमें डेवलप नहीं है, वो दिमाग में टेक्नोलॉजी को चलाने में भी डेवलप थे। तो वो एडॉप्टेबल थे उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। अगर वो साथ के साथ लॉन्च कर देता तो हमारे लोगों ने उसको कहना था कुछ नहीं है, ये देसी है, इसको हटाओ, रिजेक्ट करो, ये डब्बा है। जब हमारे लोगों का दिमाग का लेवल डेवलपमेंट उस लेवल पे आ गया तब वो बराबर लॉन्च करने लगा, बिना मतलब वो होता है ना बंदर के हाथ में कहावत, उस तरह। तो वो इस तरह की चीज़ हो जाती, इसलिए उन्होंने लॉन्च नहीं किया। तो पहले हम लोग उस डेवलपमेंट लेवल पे आए, फिर वो अब वहाँ पे लॉन्च होता है, साथ के साथ यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक टाइम का गैप था, जो पहले साल का था, 6 महीने का हुआ, अब आज की डेट में बराबरी पे पहुँच चुका है, लगभग बराबरी पे। इसी तरह से जो भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अमेरिका में या यूरोप में करे जाते थे, वो बाद में साल 2 साल बाद यहाँ पे लाए जाते थे, कि पहले वहाँ चला लिए, कि उन पे चल गए, फिर यहाँ पे लाए। अब आज की डेट में साथ के साथ होने लग गए, सेम लेवल पे आने लग गई ये दुनिया, कि एक बेसिक लेवल है, इस पे सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो इसी तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सरकार की जो भी आइडियोलॉजी होती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे वहाँ पे लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव है, हमारे यहाँ सेकुलर कह लो आप, या कट्टरवाद वाली सरकार कह लो, इस तरह की, तो उस तरह की ही सेम सिमेट्री यहाँ पे बनती है। तो वो किसी लीडर या किसी पार्टी का दौर नहीं आता, दौर हमेशा लोग लेके आते हैं। अगर कोई पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रही है तो ये उस पार्टी का अकेला उसने वो माहौल नहीं बना दिया, ये माहौल लोगों ने बनाने के लिए तैयारी कर रखी थी, लोग उस दिशा में बह रहे थे, उन्होंने बस उसको शेप दे दी। वो हमें लगता है वो दौर ले आए, दौर कोई नहीं ला सकता, दौर अपने आप आता है, वो टाइम है। जब वो हिटलर का दौर था तो मुसोलिनी जैसे लीडर बने, उसी टाइम पे डिक्टेटरशिप वाले, तानाशाह वाले, उसी टाइम पे अगर कोई उस तरह की कट्टरवाद वाली राजनीति कर रहा है तो उसका दौर है। तो ये दौर बदल रहा है, अब वो चेंजिंग की तरफ है, और ये अच्छा टाइम है कि हम इस तरह की चीज़ को तैयार करें और लोगों को उसके लिए अवेयर करें, ताकि सिर्फ चंद लोग राज ना कर पाएं जिनको इसकी कैलकुलेशन का पता है कि अब किसका दौर आने वाला है। अब वेल बॉटम का दौर आने वाला है, डबल ब्रेस्ट का कोट का दौर आने वाला है, या अब हिंदुत्व का दौर आने वाला है, या अब किसका दौर आने वाला है। इस दौर को कैलकुलेट करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन डिज़ाइन करती हैं, जिससे सरकार बनाई जाती है। मैं यही सब करता था पहले, लेकिन बस हो गई मेरी, बहुत किया है। तो ये दौर की कैलकुलेशंस का जो मैकेनिज्म है, ये चंद लोगों के हाथ में था। अब हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें इस दौर की कैलकुलेशन और इसके बराबर खड़े रहने का सिस्टम हर एक आम बंदे को देंगे, हर एक आम बंदे को, कि आप खुद ये तय कर पाओ कि किस चीज़ का माहौल बनाया जा रहा है, किसका नहीं बनाया जा रहा है। अभी चंद लोग बैठ करके किसी एजेंडे को सेट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे 4 लोग बैठे, उन 4 बंदों ने तय कर दिया कि ये एजेंडा होगा इस देश का। क्या 96 करोड़ वोटरों से पूछा गया कि ये मसला होगा? तो जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उसमें ऐसा पूछा जाएगा, हिंदुस्तान के हर ज़िले में इस बात पे रेफरेंडम होगा कि क्या ये मसले के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपको सड़क नाली और गली पे ही लड़ना है, या आपको एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी सीखनी है, आपको कोई स्किल लेना है, क्योंकि स्किल बेस्ड ही जॉब्स हैं, डिग्री बेस्ड तो कोई जॉब है नहीं। तो लोगों की क्या डिमांड है या लोगों का क्या ऑर्डर है, वो उसके थ्रू सरकारों के एजेंडे के ऊपर हावी करा जा सके। वो मैकेनिज्म है जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बात छोड़ी थी, वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी।
इंडिया की हर एक जिले को, हर एक तहसील को, हर एक ब्लॉक को। पहले बाकी के सवाल ले लेते हैं, ये वाला लास्ट सेशन में रखेंगे। अगला सवाल मैं बोल देता हूँ क्या, ये अलग है, ये मैं बताऊंगा। 2014 तक तो कांग्रेस रही है, फिर उसने कैसे इतने बड़े फ्रॉड को, षड्यंत्र को होने दिया? अगर समझ जाते तो ये स्कूटर कैसे खड़े होने दिया, मीडिया और मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया, ईवीएम का इसमें क्या रोल रहा, और कैसे 2014 के बाद सभी राज्यों में सरकार बना ली फिर ये सारे क्वेश्चन। 2014 की जो सरकार थी, जब उसकी एंडिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह की, सवाल किसका है ये? किसका ये नहीं पता, पर पूछते थे हम लोग किसका है। तो जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो आपने सुना होगा, ये एक नारा चला था, ये वीक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो वो बहुत कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन थी उनकी उस टाइम पे, सरकार की। उस टाइम पे आईबी चीफ होते थे अजीत डोवाल, सुना है नाम? आजकल एनएसए हैं। तो आईबी के चीफ थे, इनका टेन्योर नहीं बढ़ाया गया। मनमोहन सिंह सरकार ने इनको आईबी चीफ रीन्यू नहीं किया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, VIFS, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। इसमें 2 रॉ चीफ थे, एक आईबी चीफ, और कई इस तरह के टॉप के लोगों ने इसको बनाया। और ये सारा गेम उसके थ्रू खेला गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सरकार के ही लोग, जो आपका सवाल था, सरकार के ही लोग इन्वॉल्व थे उसमें से निकल के इसको बनाने के लिए। जो सरकार के सिस्टम को चला रहे थे उस टाइम पे, तो उसमें सरकार कुछ कर ही ना पाती। और कांग्रेस को भी तो भूत सवार था ना, 10 साल की सरकार है, वो भी तो पागल हो रखे थे ना पावर के नशे में। जैसे मोर्चे में से ही मोर्चा निकलता है। तो वो भी नशे में थे। मतलब कोई भी 10 साल के लिए पावर में बैठ जाता है तो पागल हो जाता है। तो वो भी अपने नशे में इन्वॉल्व थे, दूसरों को मौका मिला। प्लस उस सरकार को चलाने वाले, जो मैंने नाम आपको बताया, इस तरह के लोगों ने मिलके वो सारा गेम बनाया। कल हो गया, ये हो गया तो ठीक है, अभी कर दो। वो भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे फिर। इंटरनेशनल फाउंडेशन ने ही अन्ना हजारे खड़ा किया था। स्कूटर बनाने वाले यही थे। सारा फंडिंग, सारा खेल, सब रचना जो है ये वहीं से हुई थी, सब कुछ, सारा का सारा सीन। तो चलो, आरएसएस क्या करती है कि सामने से नहीं आती, कुछ संस्थाएं बना देती है और उनको पीछे से रिसोर्स और ताकत लगाती है बनाने के लिए। VIFS उनमें से एक थी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मोदी को मोदी बनाने में। गोभी को मोदी